हाय एवरीवन, ये फोर्थ इंटरव्यू होने वाला है एसएससी एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट का। हम 3 इंटरव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, एक इंटरव्यू और आएगा। टोटल 5 इंटरव्यू आएंगे इस चैनल पर और ये काफ़ी हेल्प करेंगे जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनको मोटिवेशन भी मिलेगा क्योंकि जो मॉक में है स्कोर वो बहुत सारे बच्चों का कम आ रहा है और जब हम इंटरव्यू करते हैं तो उसमें सबसे पहला सवाल हमारा यही रहता है कि आपके मॉक में कितना आ रहा था, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट के भी मॉक में 80, 90, 100, 110 इतने ही आते थे और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे। तो ये जो सारे इंटरव्यू हैं ये कराने का मतलब ये लेने का पर्पज़ भी यही है और वीडियो मतलब वीडियो की फॉर्म में मर्ज करके यूट्यूब पे अपलोड करने का, कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिनके मॉक में कम आ रहे हैं वो पेपर वाले दिन तक हार मत मानो, पेपर वाले दिन तक लगे रहो। मॉक डिसाइड नहीं करता है आपका फाइनल सिलेक्शन, पेपर वाला दिन कैसा है, पेपर में आप कितना अच्छा करके आओगे वो मैटर करेगा। तो आप जिनके भी मॉक में कम आ रहे हैं वो पेपर तक एटलीस्ट डीमोटिवेट ना हो, इसलिए ही ये इंटरव्यू सीरीज़ शुरू की थी। और हमने 5 लोगों से 4 लोगों से, ये चौथा इंटरव्यू है, टोटल 5 लोगों से मैंने बात की है। 1-2 दिन बाद आपको जो लास्ट इंटरव्यू है वो भी मिल जाएगा। और एवरेज स्कोर की बात करते हैं, उनके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं उस बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर, उनको नॉर्मलाइजेशन कितने का मिला था वो भी बात करते हैं। अगर वो अभी एज एमटीएस काम कर रहे हैं तो उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, वो अगर फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना उन्हें टाइम मिलता है, उनके सीनियर्स उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। और एट द एंड वीडियो में हम ये भी पूछेंगे कि उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकती है एमटीएस 2024 की, और अगर वो कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं आपको तो वो भी उनसे मैं पूछूंगा। तो चलिए वीडियो को, इंटरव्यू को शुरू कर लेते हैं। ये मैंने कॉल पर लिया है, कॉल को रिकॉर्डिंग जो वॉइस होती है उसको रिकॉर्ड करके मैं आगे यहाँ पर वीडियो में मर्ज करूँगा। लेकिन उससे पहले देखो, आप सभी को पता है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मॉक कितना ज़रूरी है। हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि मॉक लगाओ, और मॉक के लिए अगर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म की बात करें तो टेक्स्ट बुक है। क्योंकि देखो, टेक्स्ट बुक एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल मॉक, पी बाई क्यू, ये सब एक्सेस करने को मिल जाता है। और अभी जैसे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, कल को सीजीएल की करोगे, सीएचएसएल की करोगे या अदर एग्जाम की करोगे, किसी भी एग्जाम की करो, ऑलमोस्ट 800 प्लस एग्जाम के सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, पी बाई क्यू आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक पास के थ्रू। एक पास लेना है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आपके पास पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लेना, और पास प्रो लेना क्योंकि इसमें आप पी वाई क्यू भी एक्सेस कर पाओगे। इसकी प्राइस अभी 608 रुपये है। अगर आप DK12 कोड लगाओगे तो आपको 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? बस ठीक है। अभी तो मतलब घर ही पर होंगे। हाँ, अभी घर पे है। ऑफिस कितने बजे जाते हो? ऑफिस 10 बजे के बाद ही आते हैं। अच्छा। देखो, बेसिकली मैंने वैसे आपको पहले मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था। वो जो हमने एक बेसिकली जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू एक जस्ट नॉर्मल कॉल होगा। मतलब इस कॉल को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ओके। आपके कितने रॉ मार्क्स आए थे, कितने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े, ठीक है, अभी जॉब कर रहे हो तो वर्क प्रोफाइल वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है ना। जनरल क्वेश्चन है और ये रिकॉर्ड करके एक वीडियो में मर्ज करके यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है। और बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जो एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके 100, 110 आ रहे हैं, बट वो कट ऑफ देखते हैं उसमें 130, 135, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। और जब जो सिलेक्टेड बंदा कुछ बताता है तो थोड़ा-सा मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो ये डेफ़िनेटली काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। ओके। तो सबसे पहले तो भाई मेरा सवाल है कि एसएससी एमटीएस में आपका सिलेक्शन कौन से मतलब एसएससी एमटीएस कौन से वाले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हुआ था? मेरा 2022 के एमटीएस से सिलेक्शन हुआ था। 2022। और अब इस एग्ज़ाम के लिए कब से टारगेट कर रहे थे? इस एग्जाम के लिए तो यार मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट करा था। मतलब 21 के दिसंबर के स्टार्ट किया था। अच्छा, 6 मंथ से तैयारी कर रहे थे। और इससे पहले किसी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या फर्स्ट एग्ज़ाम था ये? नहीं, हाँ, इससे पहले दिए थे पर मैंने बट तैयारी नहीं करा था इतना अच्छा, क्योंकि मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा था। टीचिंग की तैयारी कर रहा था। तो हाँ। फिर जब टीचिंग का फिर उस टाइम नहीं निकला डीएसएसबी का, तो फिर मैंने कहा चलो एसएससी में ट्राई करते हैं। हुँ, हुँ। तो फिर 6 महीने से फिर मैंने तैयारी शुरू करी। फिर मैंने फोकस किया जीके और इंग्लिश पर। उस हुँ, टाइम हुँ। पैटर्न भी, इसका पैटर्न भी चेंज हो गया था। जीके और हाँ, इंग्लिश आ रहा था। हाँ।
फिर मैंने इसका तैयारी करा तो फिर सिलेक्शन अच्छा हो गया 2022 अच्छा। में। अच्छा, मैथ वीक था क्या आपका पहले? मैं था पर इतना वीक नहीं था कि हाँ ज़्यादा, क्योंकि फिर टाइम देने के लिए दिक्कत था कि फिर टीचिंग की उसमें मैथ इतना ज़्यादा नहीं आता था, मैथ मेरा छूट भी गया था। तो फिर इतना, फिर मैंने कहा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मैथ में, तो हाँ, जी के और इंग्लिश। और जिनको थोड़ा मैथ और रीजनिंग में पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनके लिए तो ये एग्जाम एक तरह से पैनीसिया है। हाँ हाँ, अगर मैथ और रीजनिंग है तो दिक्कत है, अगर मैथ और रीजनिंग अगर एमटीएस के लिए इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो हो जाता है, इतना नंबर आ जाते हैं उसमें। ओके, तो बेसिकली आप फुल फ्लेश्ड जो आपने तैयारी करी है वो 6 मंथ करके ये पेपर निकाला था। हाँ 6 मंथ कंटिन्यू करा लगातार, मॉक दिए, लूसेंट, बाकी इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक और अच्छा, मॉक किस ऐप पे देते थे आप? टेक्स्ट बुक पे मॉक दिए सर। अच्छा, और ये जो आपका एवरेज स्कोर रहता था मॉक में वो कितना रहता था? वो मेरा 110 और 105 के बीच में रहता था, 105 110। तो हमेशा मतलब ऐसा जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कनेक्टेड है हमारे चैनल से, और वो कमेंट करते हैं कि एक में तो 110 आ रहे हैं और एक में 90 या 85 भी आ जाते हैं। तो आपके साथ हाँ ऐसा होता था? हाँ, एमटीएस में क्या है ना, इसमें इसमें ही दिक्कत है, क्वेश्चन गलत होने पे बहुत कम नंबर आ जाते हैं। हाँ मेरे भी बहुत बार रहे हैं, 90 से कम रहे हैं शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़े हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी रखनी पड़ती है, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो नंबर बहुत कम आ जाते हैं। हाँ, और मतलब बेसिकली जीके और इंग्लिश में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा तो बहुत कम नंबर भी आ जाते हैं। हाँ, जीके और इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए होती है, अगर प्रैक्टिस करी होती है तो फिर अपने पढ़ा हुआ आ जाता है। इसमें रिकॉग्नाइज करना होता है, जितना तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे उतना क्लियर हो जाता है, क्योंकि कई बार दिक्कत आता है ना, नहीं पढ़ा हुआ आता तो एलिमिनेट कर देते हैं कि हो जाता है। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि तुक्का मारने के लिए भी ज्ञान होना ज़रूरी है। हाँ, तुक्का मारने के लिए अगर एलिमिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट में रखता है, कि अगर तुम एलिमिनेट करोगे जब ही हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैक्सिमम याद नहीं होते, फिर भी एलिमिनेशन लगाना आना चाहिए। ओके। हाँ, एक एलिमिनेशन पर मैंने वीडियो भी बनाई है, जीके और वोकैब में कैसे एलिमिनेट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो हाँ। देखी भी है। हम्म, उसमें बेसिकली अगर 2 ऑप्शन में हम अगर फँस रहे हैं बीच में, और दू कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है वो बताया है उस वीडियो में। अच्छा, हाँ। आप थोड़ा एलिमिनेशन पर कुछ बताना चाहो अपनी तरफ से, कैसे करना चाहिए बच्चों को? एलिमिनेशन में या चार ऑप्शन है, तो पहले इंग्लिश में अगर तुम उसको सेंटेंस को 2 3 बार पढ़ोगे तो उसका सेंस समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक बार पढ़ोगे तो उसका कुछ अलग सेंस लगेगा। 2 3 बार पढ़ोगे तो उसका सेंस समझ में आएगा, हाँ इसमें क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें फिट होगा। नहीं तो फिर अगर जल्दी कर दोगे तो फिर वो ऑप्शन गलत कर जाएगा, उस टाइम फर्स्ट टाइम क्लिक करेगा ना तो उसका सेंस अलग निकलता है। और इंग्लिश में अगर हम ग्रामर का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ये भी देख सकते हैं कि किस पार्ट में एरर नहीं है। हम इस चीज़ के लिए भी श्योर हो जाएँ, पहले एरर फाइंड अगर हमें एरर नहीं मिल रहा, तो हमें एलिमिनेशन लगाना है तो ये तो देख लो सबसे पहले कि भाई इस पार्ट में तो एरर नहीं है, ठीक है? हाँ, और क्योंकि वो हुँ, ग्रामर ग्रामर में क्या है, उसमें इंग्लिश में उसमें कई बार एमटीएस में नो इम्प्रूवमेंट भी दे देता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि इतना श्योर होना पड़ता है कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। एक दो हुँ, क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में, उसमें नो इम्प्रूवमेंट था। हाँ, और ज़्यादातर हमारा दिमाग जाता है कि जब सवाल आया तो कुछ तो हाँ गलती हाँ, होगी। कुछ ना कुछ गलती होगी, पर एमटीएस में एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें नो इम्प्रूवमेंट होता है, इतना एक्यूरेट उसमें रखना पड़ता है कि इसमें एरर है ही नहीं। ओके। तो बेसिकली आपकी जो मॉक में स्कोर आता था वो बाद पहले तो शुरुआत में कम आता था 85 90 के समथिंग, बट हाँ बाद में बढ़ के वो 105 110 ऐसा आने लगा। हाँ, पर सभी में नहीं आया, कुछ ही टेस्टों में आया था, 10 12 टेस्ट में ही 105 से 10 आया है, बाकी सब में तो 100 के लगभग ही रहा है। अच्छा, और बाकी में 100 और उससे कम भी आए हैं। हाँ, उससे कम ही रहा है। ओके। और मैक्सिमम बच्चे अभी हैं जिनके 100 और उससे कम आ रहे हैं। अभी एक और बात बता दो, जिनके 100 और उससे कम आ रहे हैं, सपोज किसी के 80 आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब तैयारी नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे, उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार जिनके 120 आ रहे हैं वो कैसे compete करेंगे। तो उन्हें अभी हिम्मत हार लेनी चाहिए या पेपर वाले दिन तक एफर्ट मारना चाहिए? नहीं, अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अभी तो उन्हें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 घंटा वो डिसाइड करता है एग्जाम का, पता चला कि आपका पढ़ा हुआ आ जाए। क्योंकि इस टाइम जो मॉक आ रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक है उस पे हम करते हैं, क्योंकि उसे वो प्रैक्टिस के लिए होता है, उससे मत मान लो कि मतलब हमारा कम नंबर आए तो हम आगे पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पेपर देना क्या होता है, हमारा पढ़ा हुआ आ जाता है और हम अच्छा कर देते हैं उस दिन, और लक भी मैटर करता है कि लक अच्छा है कि क्वेश्चन हमारे क्लिक कर गया, आंसर आ गया। पर मॉक में और इस पे इतना बोला ये नहीं होनी चाहिए कि इतने कम नंबर आ रहे हैं तो दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मॉक वाले दिन तक लगे रहना है। हाँ, जब तक एग्जाम नहीं है जब तक लगे रहना चाहिए। हिम्मत, हाँ, बस वही यही सब मोटिवेशन देने के लिए ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जा रही हैं कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो भी
उनके भी 80, 90, 100 नंबर, 110 ऐसे ही आते थे और बहुत ज़्यादा हाँ, फ्लक्चुएट करते थे। तो बिल्कुल पेपर वाला दिन डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मॉक के बेसिस पे हाँ, अपने आप को जज मत करो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, मॉक तो प्रैक्टिस के लिए है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे नए-नए क्वेश्चन के अपने प्रेशर झेलने के लिए। अगर प्रेशर को कैसे ओवरकम किया जाता है उसके लिए मॉक टेस्ट दो, हाँ, कि पेपर में ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे। ओके। और ये आपका जो रॉ स्कोर था पेपर पेपर में, आपको अपने पेपर की शिफ्ट याद है? हाँ, फिर मेरा 16 मई को फर्स्ट शिफ्ट में था। 16 मई को शिफ्ट फर्स्ट था। अच्छा, हाँ, आपके पास स्कोर कार्ड है इसका? स्कोर कार्ड तो नहीं है, पर हाँ मार्क्स मुझे मालूम है कि मेरे 109 मार्क्स थे, रो मार्क्स। ओके। हाँ, और नॉर्मलाइज होके मेरे 128 कुछ मार्क्स थे। मतलब 128 पॉइंट में कुछ था और नंबर टोटल कितना बढ़ा? 19 बढ़ा मतलब हाँ, इसका। 90 नंबर बढ़ा है। ओके। आपको इसका मतलब आपकी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी। हाँ, हार्ड हार्ड, हाँ, मॉडरेट टू हार्ड थी। मॉडरेट टू हार्ड थी। अच्छा, आप जो काफ़ी यूट्यूब पे और रैंक मित्र वेबसाइट है, इन सभी पे पता चल जाता है कि आपकी शिफ्ट कौन-से नंबर पे है। जैसे कि हाँ, टोटल 57 शिफ्ट हैं, तो सबसे मतलब टॉप हार्ड में कौन-से लेवल पे थी आपकी शिफ्ट? आपको कुछ ऐसा आइडिया है? देखा था हाँ, आपने? मैंने आरबी का वो एनालिसिस देखा था, उसमें मेरी टॉप 40 में थी। अच्छा, आपकी टॉप ओ, 14 में थी हार्ड में, हाँ, 57 में थे। हाँ, हाँ, टॉप 40 में थी, उसमें 40 में थी, पर उसमें जीके और इंग्लिश का अलग अलग उसने कर रखा था, क्योंकि जीके में अलग थी और इंग्लिश में अलग थी। ओवरऑल पता है आपको? ओवरऑल तो याद नहीं है, पर हाँ जी, क्योंकि 40 के लगभग ही थी। अच्छा, 40 थी, 40 के समथिंग, अंडर हाँ, 40। हम्म। ओके। और आपकी जो नॉर्मलाइज़ेशन हुआ 128 का, और आपको 128 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और किस कैटेगरी से हुआ है ये फाइनल सिलेक्शन? वैसे मैंने फॉर्म तो ओबीसी भरा था, पर यहाँ पे मेरा जनरल से काउंट हुआ था। अच्छा, जो कट ऑफ गई थी वो जनरल, मतलब आप जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे। हाँ, क्रॉस कर गए थे। ओके। तो ये तो हो गए थोड़े मार्क्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। अभी आपको जॉब करते-करते काफ़ी टाइम हो गया। तो एक काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिथ है और बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग इस वज़ह से तैयारी भी करने में मन नहीं लगता, क्योंकि इसका जो वर्क प्रोफ़ाइल है, वो बहुत खराब माना जाता है, खराब बताया जाता है कि आपसे चाय बनवाएँगे, या जैसे अगर आप सिलेक्टेड नहीं हुए होंगे या कोई बच्चा भी ऐसे गूगल पे सर्च करे कि व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल ऑफ एमटीएस या एमटीएस क्या होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट पियोन आता है हम्म। ना? चपरासी आता है। तो आप थोड़ा-सा वर्क प्रोफाइल को अच्छे से एक्सप्लेन करो। क्या काम करते हो आप? आपके साथ के जो कलीग हैं, जो एमटीएस हैं, वो क्या काम हम्म। करते हैं? या जितने लोगों को आप जानते हो, वो क्या काम कर रहे हैं? आपके ऑफ़िस में हो या अदर ऑफ़िसेज़ में हो? हाँ, ये एमटीएस की जो मिथ है वो ऐसा नहीं है, अब सब कुछ चेंज हो चुका है सबके लिए, अब क्योंकि अब डेली वेजर्स आ चुके हैं सब, हर ऑफिस में डेली वेजर्स हैं, तो वो ही काम करते हैं। बाकी जो एमटीएस होते हैं उनको तो प्रोफाइल में कि उनको जो इनवर्ड आउटवर्ड होता है और बीएनपीएल मेल वगैरह होते हैं चेक करने होते हैं, जो फाइलिंग होती है, बाकी जो बिल्स वगैरह बनाने होते हैं, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके साथ बिल वगैरह बनाने होते हैं। बाकी तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि पानी लाओ, ऐसा कोई इसमें नहीं होता, क्योंकि उनके लिए सब डेली वेजर्स होते हैं। तो ये जो यूट्यूब से बना रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। एमटीएस की प्रोफाइल अच्छी है, सबसे अच्छा बिहेवियर होता है, टीए इंस्पेक्टर सब आपको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप पेपर निकाल के लाए हैं, तो आपसे कोई छोटा मोटा ऐसा काम नहीं करवाते हैं। अच्छा, जैसे अपना जो एटमॉस्फेयर होता है, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे इंस्पेक्टर हैं या आईटीओ हैं या मतलब सीनियर टीए हैं, टीए हैं, तो वो आपको जो ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं? एज़ अ जूनियर, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आपको एमटीएस फ़ील करा रहे हैं, आपको नहीं, 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 वहाँ पे आपको भाई की तरह बोलेंगे, प्यार से आपसे ज़्यादा काम उनको लगेगा तो काम बोलेंगे, नहीं तो आपसे कहेंगे ठीक है, क्योंकि वो आपको इस तरह एज ए फ्रेंड एज ए भाई की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे नहीं कि आप एमटीएस हो आपको ये करना होगा, वो ऐसा नहीं करते। वहाँ पे आपको एज अ फ्रेंड एज अ भाई, अब उनको लगेगा काम करवाना है, ये तो मतलब छोटा मोटा काम कभी नहीं करवाते, ऐसी फाइलिंग का कभी करवा लिया, जीरोक्स करवा लिया। हाँ, और देखो जैसे अभी काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं जब इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रहा होता और उसको 32,000 पे 30-32,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ऐसा तो नहीं है हाँ। कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस सैलरी के साथ, लेकिन हाँ, इस सैलरी के साथ हम अपने फर्दर एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। हाँ, इसमें जब इनकम से सोर्स हो जाता है, फिर आदमी थोड़ा टेंशन रिलीफ हो जाता है कि हाँ, फिर वो एग्जाम तैयारी कर लेता है, क्योंकि फिर घर का प्रेशर नहीं होता इतना कि ये करना है ये करना है, फिर आदमी अपना फर्दर तैयारी करने का टाइम मिल जाता है वहाँ ऑफिस में भी और घर पे भी।
अच्छा, ये थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा-सा बच्चों को आइडिया होगा, अभी आप जॉब कर हम्म। रहे हो, आपकी सैलरी लगभग कितना है? आप एक्स सिटी में, वाई सिटी में? मैं वाई सिटी में हूँ। अच्छा, आपकी सैलरी कितना है इन हैंड? इन हैंड मेरा 30,000 है। ओके, 30,000 है। एक्स सिटी में 32,000 है। तो हाँ आपका ये जो 30,000 है, इसमें से थोड़ा-सा आप ऑन एन एवरेज बता दो कि कितना आपका एक्सपेंसेस है और कितना आप सेव कर पा रहे हो? मेरा क्योंकि यहाँ पे इधर थोड़ा रूम वगैरह 2 लोग साथ में रहते हैं, फिर भी 4-5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, फिर भी हाँ 23-24 हज़ार रुपये सेव हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर ओवरऑल हटा दिया जाए तो आप 23-24,000 सेव कर पा रहे हो पर मंथ। हाँ, पर मंथ हो जाता है। ओके। और दूसरा सवाल है, अभी आप किसी फर्दर एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो कितना टाइम निकाल पाते हो जॉब के साथ पढ़ाई के लिए? हाँ, अभी सीरियल की तैयारी, मेंस की तैयारी करेंगे अभी, तो उसके लिए ऑफिस में टाइम मिल जाता है। ऑफिस में तरह काम 2-3 घंटे मिल जाते हैं, लंच में मिल जाता है 1-1.5 घंटा आराम से। उसके बाद फिर घर पे टाइम मिल जाता है 6 बजे के बाद, फिर रात में सुबह मिल जाता है 10 बजे तक टाइम मिल जाता है। ओके। तो हम्म। ओवरऑल कितने घंटे निकाल सकता है एक बच्चा जो अगर तैयारी कर रहा है एज एमटीएस? 5-6 घंटे, 4-5 घंटे तो मिनिमम निकाल ही सकता है, इतने ज़्यादा निकल जाता है आराम से। हाँ, और कुछ कोई अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड है, बिल्कुल एकदम उसे एमटीएस निकलने बनने के बाद कुछ और अच्छा करना ही है, चाहे पीसीएस की तैयारी करनी है, चाहे सीजीएल की या किसी भी एग्ज़ाम की, और वो निकालना चाहे तो 6 निक 6 घंटे तो आराम से निकाल सकता है। हाँ, 6 घंटे आराम निकाल, इतना काम ऑफिस में नहीं होता है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे, उस पे इतना आपका कोई लोड नहीं करवाता है आपको काम। जो इंस्पेक्टर होता है, टीए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उनका ही काम होता है। आपको इतना ज़्यादा काम ओवरलोड नहीं होता, काम का ये करना है वो करना है, तो आपका टाइम होता है। ओके। और अ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, हम्म। मतलब काफ़ी हेल्प करेंगी। अभी आपको थोड़ा-सा तो देखा होगा आपने कि कितनी वैकेंसी है एमटीएस 2024 में। वैसे तो आप नहीं दे रहे होंगे पेपर एमटीएस 2024 का, हम्म। लेकिन अभी आप थोड़ा-सा अगर आप आइडिया दे पाओ कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? बच्चे कितने टारगेट लेके चलें अपने मॉक में, या कितने पे उन्हें लगे कि हाँ यार सेफ स्कोर है? थोड़ा आइडिया दे दो। मैं आपको 3 चीज़ें देता हूँ, एक हार्ड शिफ्ट आती है उसमें, मॉडरेट में और ईज़ी में। हम्म। अगर हार्ड शिफ्ट आती है तो मी और मिनिमम मार्क्स कम से कम 110-115 के बीच में हो तो हो जाएगा, 110 तक भी होंगे। और हार्ड शिफ्ट है तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं सिलेक्शन। अब मॉडरेट है तो 120 तो चाहिए। और ईज़ी अगर शिफ्ट में? ज़्यादा ज़्यादा इजी है तो 130 के लगभग, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 130-125 होंगे तो मॉडरेट इजी शिफ्ट में मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज होके 130, 132 से 125 जाती है, इतनी जाती नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कम से कम मिनिमम तो 7-8 मार्क्स मिल ही जाता है, अगर इजी शिफ्ट भी होगी जब भी मिल जाता है इतना। ओके। कोई टिप देना चाहोगे जो आपके जूनियर्स हैं अभी इस बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए? हाँ, तैयारी, अब एग्जाम डेट आ गया है तो आदमी को जो अपना जितना भी नोट्स वगैरह हैं उनको रिवीजन करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे तो फिर वो पुरानी चीज़ भूल जाएंगी। क्योंकि जो लिखा हुआ है उस पे कमांड होनी चाहिए, क्वेश्चन में आएगा वही जो आपने पढ़ रखा है, कोई नया नहीं आएगा, पर उस पे कमांड होनी चाहिए कि वहाँ पे कर सको। क्योंकि वहाँ पे क्या बनते कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ ये लगाना है वो लगाना है, तो वो कमांड होनी चाहिए, वहाँ पे एक्यूरेसी होनी चाहिए, वहाँ जाके ये नहीं होनी चाहिए ये लगाओ वो लगाओ। बस अच्छा। कंटिन्यू, हाँ, फोकस रखा जाए तो काम हो जाएगा। जीके में किस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है? जीके में जो स्टैटिक है, स्टैटिक पे अच्छा होना चाहिए। और आर्ट एंड कल्चर्स वाले पे भी आता है। कोई करंट से क्वेश्चन नहीं आते, मतलब फिर भी 1-2 साल वाले आ जाते हैं करंट से, मतलब वो जो करंट वाला वो स्टैटिक में कन्वर्ट हो जाता है ना, स्पोर्ट्स से आते हैं। बेसिकली बा- करंट अफेयर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, करंट वाले में ज़्यादा कुछ नहीं, वो आएगा फिर भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना करंट नहीं होता है। पर स्टैटिक में अगर कमांड होगा तो ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस होता है। और अभी इंग्लिश में बच्चों को वोकैब पे एकदम ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ, vocab पे, क्योंकि ग्रामर एरर में क्या होता है, अगर बुक पढ़ रखा है, रूल्स पढ़ रखे तो होने के चांस होते हैं एरर में। पर अगर हुँ। ग्राम vocab अच्छा है, vocab में क्या होता है कि आपको लगाना ही है, अगर याद होगा तो होगा, या एलिमिनेट करना आता होगा तो हो जाएगा। अच्छा vocab पे व तो ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ओके। एक एक और क्वेश्चन मैं भूल गया था पूछना। आपका जो मीडियम था एजुकेशन का, वो हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। ओके, हाँ, क्योंकि मैं उधर से पढ़ा हूँ ना, तो इधर से इंग्लिश मीडियम में ही था। ओके, ओके। तो हम्म। बेसिकली अब बच्चों को रिवीजन करना है और कंसिस्टेंट रहना है हाँ, पेपर। कंसिस्टेंट रहना है। और ज़्यादा मतलब मॉक पे नंबर देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, कि वो पेपर दिन देखा जाएगा, आप रिवीजन करो, हो
कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। हाँ, किसी के अगर मॉक में, पी-बाई-क्यू में कितने भी नंबर आ रहे हैं, 70, हाँ, 80, हाँ, 90, 100 कितने भी आ रहे हैं, और जिनके 120 आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी हो सकता है, तो पेपर वाले दिन हाँ, तक पढ़ते रहना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि 120 आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके पढ़ाई ना करो। नहीं, नहीं, 120 वो तो कभी-कभार होता है, 120 आ गए, बाकी आपने कंसिस्टेंट रखनी है। पेपर कई बार टफ भी आ जाता है, तो फिर भी आपको 110 तो रखने ही रखने हैं। ये नहीं कि मतलब 120 आ गए तो मतलब आप 120 ही आते रहेंगे। ओके, थैंक यू इतना सब कुछ लोगों ओके, के मतलब जो ये मतलब देख रहे होंगे, देखेंगे इंटरव्यू, हुँ, काफ़ी हेल्प होगा उन लोगों के लिए, और थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू भाई। तो देखो, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा आप सभी को, ये जो इंटरव्यू लाए जा रहे हैं ये आपको मोटिवेट रखने के लिए लाए जा रहे हैं। एग्ज़ाम तक आप मोटिवेट रहो। आइदर आपके एग्ज़ाम अभी मॉक में स्कोर कितना भी आ रहा है, 70, 80, 90, वो मैटर नहीं करता। पेपर वाले दिन मैटर करेगा। तो पेपर वाले दिन तक आप पढ़ते रहना, आप मेहनत करते रहना, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। पेपर वाले दिन तक लड़ना है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन पेपर वाले दिन तक हार नहीं माननी है। जैसे अभी तक पढ़ते आए हो वैसे पेपर वाले दिन तक आपको उसी रिदम में मेहनत करते रहना है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।